अब ये तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने होस्ट की थी पीस टॉक्स ईरान और अमेरिका के बीच में, यानी कि अमेरिका का डेलीगेशन आया था और ईरान का डेलीगेशन आया था। वैसे बता दूं, ईरान का जो डेलीगेशन था उसमें 71 मेंबर्स थे और जो अमेरिका का डेलीगेशन था उसमें भी कुछ लोग थे, लेकिन जो मेन बंदा था वो था जेडी वांस, दामादे हिंद जेडी वांस, मतलब हम लोगों के सो कॉल्ड सस्ते निक जोनस। खैर, तो बात ये थी कि वो लोग वहाँ पर आए, उन लोगों के अपने-अपने पॉइंट्स थे। अमेरिका की 15 शर्तें थी, ईरान की 10 शर्तें थीं, दोनों पे सहमति नहीं बनी और जो सबसे बड़ा रीज़न था सहमति ना बनने का वो था न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब्स, यूरेनियम, हॉर्मूज़, हूथीज़, हमस, हिज़्बुल्लाह वगैरह-वगैरह। कैसे? अमेरिका चाहता था कि पूरी तरह से ईरान अपने जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जो 60% उसने यूरेनियम एनरिच कर लिया है, वो उसको पूरी तरह से छोड़ दे, ख़त्म कर दे, नष्ट कर दे, गिव अप कर दे उस पे। ऊपर से वो कभी भी न्यूक्लियर यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा, ये उसकी दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त थी अमेरिका की कि हॉर्मुज़ को वो पूरी तरह से खोल देगा, एक फ्री रास्ते की तरह, मतलब कि कोई भी वहाँ से आए, जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ईरान को, उसका कोई उस पे हक नहीं होगा। चौथी जो उसकी बड़ी शर्त थी वो ये थी कि हिज़्बुल्लाह, हूथीज़, वो जो एक्सेस है ना इन लोगों का, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको ये लोग बोलते हैं, जिन्होंने बनाया हुआ है हिज़्बुल्लाह, हूथीज़, इन्होंने यमन में भी बनाया हुआ है वगैरह-वगैरह, वो सबको, हमस, इन सबको जो है इसको बैकिंग करना छोड़ना पड़ेगा, इनसे अपने कनेक्शन ख़त्म करने पड़ेंगे, इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। तब जाके अमेरिका जो है फ़ेज़ वाइज़ जो है इनके सैंक्शंस ख़त्म करेगा। ये अमेरिका की शर्तें थी मोटी-मोटी, जिनको ऑफ़ कोर्स ईरान ने मानने से मना कर दिया। ईरान का तो बल्कि ये कहना है कि वो हर बैरल ऑयल जो वहाँ से गुज़रेगा उस पे वो $1 चार्ज करेगा। ईरान का कहना है कि वो परमाणु बम भी बनाएगा और उसको पूरा हक है कि वो यूरेनियम को एनरिच करे। उसको बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है कि वो गिव अप कर दे हमास, हिज़्बुल्लाह, हूथीज़ वगैरह पे। तो आप खुद ही सोचिए कि ये टॉक्स कितनी ज़्यादा इम्पॉसिबल हैं होने के लिए, मतलब लोग कुछ भी बोलें, पाकिस्तानी कुछ भी बोलें, इंडियन ऑपोजिशन पार्टीज़ कुछ भी बोलें, कोई कुछ भी बोले, आप खुद ही सोचिए, जब ये शर्तें हैं अमेरिका और ईरान की और दोनों ही एक-दूसरे की शर्तों को मानने के लिए राज़ी नहीं हैं, तो फिर ये हो ही नहीं सकता है कि पीस होगी। और आप देखेंगे कि जो 22 अप्रैल को ये जो सीज़फायर ख़त्म होने वाला है, कहने का जो ये सीज़फायर है, क्योंकि इस बीच 2000 लेबनान में लोगों को मारा है इज़राइल ने। उनका ये बोलना है कि भई ये तो बिल्कुल सेपरेट वॉर है, ये सीज़फायर और इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेबनान एक अलग देश है। बट हम सब जानते हैं कि जो हिज़्बुल्लाह है वहाँ पे, वो किसके लिए काम करता है और कौन उसको बैकिंग करता है। तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे पीस टॉक्स वगैरह जो ये चल रही हैं, ये आगे चल के कुछ भी इसका अंजाम तक पहुँचेगी। और इस बीच ट्रंप ने ब्लॉक कर दिया रास्ता। उनका बोलना है कि भाई कोई भी जो है टोल नहीं देने वाला, कोई भी टोल नहीं देगा, कोई भी यहाँ से न्यूट्रल बंदा जाएगा नहीं। ईरान, अमेरिका के अलावा, इज़राइल के अलावा किसी का भी यहाँ से शिप गुज़र रहा है, वो कोई टोल-वोल नहीं देने वाला। वो जो $1 प्रति बैरल वाला जो ईरान ने शगुफ़ा छोड़ा हुआ है, कोई नहीं देगा उसको। हम देखेंगे कौन देता है, हम पूरी तरह से इसको ब्लॉक रखेंगे। और उसके अलावा ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ थोड़े कुछ समय की बात है, ये फिर लड़ाई जो है आपस में इन लोगों की शुरू हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि ऑफ़ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप का क्या मूड होता है। अच्छी बात ये है और दूसरी बात ये भी है कि इज़राइल इसका पार्ट ही नहीं था। इज़राइल पूरी इस वार्ता का पार्ट नहीं है। ईरान को पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, हम सब जानते हैं, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान पूरी की पूरी तरह से कठपुतली बना हुआ है अमेरिका की। अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का ये मानना है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने हमारी जान इंडिया से बचाई। जिस तरह से इंडिया ने हमें ठोका, जिसकी हमने कल्पना नहीं करी थी, उम्मीद नहीं करी थी कि इंडिया के पास इतनी ज़्यादा अब क्षमता हो चुकी है हमें ठोकने के लिए, उससे आपने हमको बचाया। अब हम आपके लिए कुछ भी कर देंगे। अब हम अपने जो मिनरल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो क्या कहते हैं, रेयर अर्थ
मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हम आपको नोबेल प्राइज़ देने के लिए तैयार हैं और हम आपको आप जो बोलोगे हम वो आपके लिए कर देंगे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अमेरिका को पता था कि ये टाइम आएगा 1 साल के अंदर-अंदर और उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे तार वो भी जोड़ते हैं कि किस तरह फ्री लंच करने आसिम मुनीर वहाँ पे जाता था अमेरिका में, कैसे शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए कसीदे पढ़ रहा है, लंबे-लंबे कसीदे पढ़ रहा है, उसको क्या कहते हैं नोबेल प्राइज़ के लिए उसके लिए नाम आगे कर रहा है, बाकायदा बोल रहा है मंचों पे कि भाई वो डोनाल्ड ट्रंप से तो बड़ा दिलदार आदमी कोई है ही नहीं कि कैसे इसने करोड़ों लोगों की जान बचाई है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, बेसिकली पाकिस्तानियों की। तो इन सब बातों से ये साफ होता है कि इसी काम के लिए पाकिस्तान को रखा गया था कि भाई यू आर अ होस्ट नेशन, आपके मेज पे आपकी टेबल पर हम बातचीत करेंगे, आपका नाम लेके हम सीज़ फायर करेंगे और बहुत ही टैक्टिकल सीज़ फायर ये नज़र आता है अमेरिका की तरफ से, जिसका मेन मकसद पीस नहीं है, कोई वार्ता नहीं है, उसका मेन मकसद सिर्फ एक है और वो ये है कि भाई किस तरह से हम अपने आप को रीलोड करने के लिए, अपनी टैक्टिक्स को चेंज करने के लिए थोड़ा हमको टाइम मिल जाए। तो ये बस उन्होंने अपने लिए टाइम निकालने के लिए ये चीज़ें की हैं, ये बातें की और ईरान को भी मुझे लगता है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ईरान को भी रशिया और चाइना पूरी तरह से मदद करने के लिए आता है और इनफैक्ट यही तो रीज़न है। रशिया और चाइना मेन रीज़न है कि क्यों अमेरिका अब चाह रहा है कि हम इसको ब्लॉक करके रखेंगे। हम देखेंगे रीजन में कि भाई कौन मदद करता है ईरान की आगे जो लड़ाइयाँ होने वाली हैं उसके लिए। बाकी लड़ाई होगी ज़रूर, किसी अमेरिका ने ना सरेंडर किया और ना ही ईरान ने सरेंडर किया है। अगर ऐसा होता तो ये जो शर्तें दोनों देशों ने रखी हैं एक दूसरे के सामने ना पाकिस्तान में, ये शर्तें वो नहीं रखते। ये उन्हें भी पता और अगर रखते तो डेफ़िनेटली जो 21 घंटे इनकी बातें चली हैं, उसमें कोई ना कोई समाधान निकल कर आता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उन दोनों का मानना ये है कि भई माननी है तो ये पूरी माननी पड़ेगी वरना हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और अमेरिका के लिए एक आप ये कह सकते हैं कि उसने ये सोचा था अमेरिका ने और इज़राइल ने कि भई ख़मेनी जो है उसको अगर हम मार देंगे जो मतलब सर ही काट देंगे हम ईरान का तो ये लड़ाई मुश्किल से मुश्किल हफ़्ता भर चलेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो उनका आईआरजीसी ग्रुप है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और कुछ करके है वो, उनके हाथ में अब इफ़ेक्टिवली उनके हाथ में सत्ता है ईरान की अब। एटलीस्ट ये जो पूरा वॉर की सिचुएशन है इसको जो वो हैंडल कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। वो लोग पूरी तरह से जो हैं रेडिकलाइज़्ड लोग हैं, पूरी तरह से लड़ने के लिए बने हुए लोग हैं, उनका काम है लड़ना, वो लड़ेंगे। उनको लड़ने से ही मतलब है, उनको लड़ना ही है। तो अब उन लोगों की लीडरशिप के साथ जब आप बात कर रहे हो अब तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते बीइंग एन अमेरिकन कि भाई वो आपकी बात सुनने वाले हैं, वो नहीं सुनने वाले आपकी बात। वो ऐसे लोग हैं ही नहीं। ख़मीनी वाज़ मोर ऑफ अ कि ठीक है चलो हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बट वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं और वो उनकी शर्तों से नज़र आता है कि भाई जिन चीज़ों रिजीम आप चेंज नहीं कर पाया अमेरिका, इज़राइल, यूरेनियम परमाणु बम आपको वो कैसे बनाने देगा आगे? कैसे कंटिन्यू करने देगा? कैसे वो चाहेगा कि आप हिज़्बुल्लाह को, हमास को, हूतीस को, सबको जो है आप बैकिंग करते रहो? कैसे चलेगा वो? फिर पूरा पॉइंट ही क्या हुआ इस पूरी वॉर का? और मैं आपको सच बताऊँ मुझे नहीं लगता कि ईरान के अगेंस्ट इज़राइल और अमेरिका ने अभी अपने फुल पोटेंशियल पे वॉर लड़ी है। अभी उन्होंने वॉर लड़ी है, काफ़ी अच्छी लड़ी है, लेकिन फुल पोटेंशियल उन्होंने अभी भी अपना नहीं दिखाया है। दे आर स्टिल ट्राइंग टू एक्ट लाइक कि हम एक डेमोक्रेसीज़ हैं, हमको कोशिश करनी है कि हमें लोगों को थोड़ा ध्यान में रख के बमबारी करनी है। बट अगर आप उधर ईरान को देखें, बीइंग अ इस्लामिक रिजीम, डिक्टेटरशिप, उन लोगों ने नहीं छोड़ा। पहले, दूसरे, तीसरे दिन से उन्होंने यूएई, सऊदी, कुवैत इनके सिविलियन ठिकानों पे उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। तो ये फ़र्क है होता है कि भई डोनाल्ड ट्रम्प जैसे जोकर इंसान के बावजूद भी अमेरिका हैज़ स्टिल एक्टेड टैक्टिकली, हेजिटेंटली कि भई ठीक है हमें थोड़ा-सा अपने आप को हल्का हाथ रखना है ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान ने ऐसा किया नहीं है अभी तक। ईरान इज़ यू नो
फाइटिंग दिस वॉर टू देयर फुल पोटेंशियल, बट अनफॉर्चुनेटली कि अगर आगे लड़ाई होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगी कंटिन्यू, आप देखेंगे कि इतना आसान होने नहीं वाला ईरान के लिए, क्योंकि ये तय है कि अगर अभी भी रशिया और चाइना उनका उसका सामने से साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो आगे भी नहीं देने वाले हैं, नहीं देंगे वो लोग, पीछे से वो कितना भी बैकिंग करते रहें। लेकिन कब तक बैकिंग करेंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और एक चीज़ और जो हुई थी इसमें, कि जो 71 मेंबर्स का जो डेलीगेशन आया था ईरान की तरफ से, वो लोग जो 168 स्कूल की बच्चियां मारी गई थी, उनके खून से सने हुए बस्ते, यानी कि स्कूल बैग्स, उनकी यूनिफॉर्म लेकर आए थे। उन्होंने वहाँ पर दिखाए कि देखिए ये काम किया है अमेरिका ने, और कैसे स्कूल के बच्चों पे उन्होंने क्या कहते हैं, हमला किया हुआ है, और किस तरह के ये लोग खतरनाक लोग हैं, और कितने ज़्यादा राक्षस लोग हैं कि इन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, छोटी-छोटी बच्चियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। एक देखिए, एक नैरेटिव की चीज़ है, वरना ऐसा नहीं है कि स कभी ना कभी इतने टाइम में, ख़ास तौर पे 2023 के टाइम से, इज़राइल में बच्चे नहीं मरे हैं, इज़राइल में मासूम लोग नहीं मरे हैं, या कहीं और नहीं मरे हैं। जिस तरह से हमास की गतिविधियाँ हैं इज़राइल के खिलाफ। लेकिन नैरेटिव की वॉर है, नैरेटिव की वॉर में ऐसा ही होता है कि आप हर वो कोशिश करते हो, और इतना बड़ा डेलीगेशन 71 लोगों का, जो उनके वहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनके हेड वो थे उस डेलीगेशन के, ईरान की तरफ से आया बात करने के लिए। तो और ईरान को भी पाकिस्तान के बारे में पता है कि पाकिस्तान आईएमएफ से भीख लेने वाला देश है। ये कैसे फैसिलिटेट कर रहा होगा, ये तो बस एक प्रॉक्सी है अमेरिका की, जो एक प्रॉक्सी के, और वो जो मैसेज था शहबाज शरीफ का ड्राफ्ट वाला, वो हम सबको पता ही है कि अमेरिका ने भेजा था कि भाई, शहबाज शरीफ ने बोल दिया है मीडिएशन अभी हम इसलिए 2 हफ्ते का टाइम ले रहे हैं, अभी हम चुप हो जाते हैं, एक बार देख लेते हैं ईरान वाले मानते हैं हमारी शर्तें, नहीं मानते हैं इन 15 दिनों में, वरना हमें टाइम तो मिल ही जाएगा खुद को फिर से रिकैलिब्रेट करने के लिए, खुद को फिर से उठाने के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी थी अमेरिका की, सोची समझी। आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। मज़े की बात ये है कि यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से, कह सकते हो आपकी, शांत ही रही है इस पे। ऑफ कोर्स उन्होंने बोला है कि वो वॉर के अगेंस्ट है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है उन्होंने अमेरिका को नहीं छोड़ा है, बट उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ा है। उनका मानना ये है कि भाई, डोनाल्ड ट्रंप आज है कल नहीं होगा, बट जो हमारा नेबर है ईरान, एटलीस्ट साउथ यूरोपियन कंट्रीज़ का जो नेबर है ईरान, यानी कि आपका स्पेन, आपका इटली, आपका पोर्चुगल, इन देशों को क्यों हम बिना बात में प्रॉब्लम में लाएं। अगर ईरान अपने मुस्लिम ब्रदरन, क्या कहते हैं लोग, अपनी मुस्लिम बिरादरी और बरादर मुल्कों के खिलाफ हमले कर सकता है, तो फिर वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, कैथलिक कंट्रीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। उन पे वो हमला करेगा, फिर उनको रिटेलिएशन करना होगा, और फिर ऐसे वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। सो दे हैव केप्ट देमसेल्व्स आउट ऑफ ऑल दिस कंप्लीटली। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फॉर नाउ। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने ब्लॉक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा चाइना पे अगर उसने उनकी मदद की। ये सब डोनाल्ड ट्रंप की बातों को यू हैव टू टेक देम बाय अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज हर 2-3 दिन में वो एक मेजर स्टेटमेंट देते हैं, एक बहुत पिविटल स्टेटमेंट देते हैं, और वो बिल्कुल उल्टी होती है जो पिछली बार उन्होंने बोला था। मतलब 180 डिग्री का जो वो टर्न मारते हैं, तो हर बार चीज़ें बदलती चली जाती हैं। तो इसलिए अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि हमेशा ओवरव्यू देखना चाहिए कि ओवरऑल अभी क्या दिख रहा है अमेरिका का, बजाय निक पिकिंग करने के कि उनका हेड ऑफ स्टेट, आयरॉनिकली हेड ऑफ स्टेट क्या बोल रहा है, विच इज़ क्वाइट आयरॉनिकल, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ विद अमेरिका राइट नाउ। मतलब वो क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ पता नहीं चलता है उनका। लेकिन ईरान अभी थोड़ा शांत है। ईरान, मुझे लगता है कि दे रियलाइज़ कि दे हैव टू गेट देयर थिंग्स डन। और मुझे ऐसा लगता है कि ईरान में अंदर भी थोड़ा सा वो है कि वहाँ पे जो थोड़ा सा कम रेडिकल लोग हैं, और जो आईआरजीसी ग्रुप है, उनके बीच में भी कुछ उस तरह से यू नो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। लेकिन इजराइल इस चीज़ को कभी भी नहीं मानेगा कि ईरान जो है यूरेनियम को इनरिच करता रहे और परमाणु बम बनाता रहे, बिकॉज अमेरिका एंड इसराइल बोथ नोस कि भाई आप क्यों कर रहे हो, जितना आपने इनरिच कर लिया है इतना ही काफ़ी है। आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, सिविलियंस के लिए यूज़ करना है, आपको उससे ज़्यादा की क्या ज़रूरत है। तो वो कभी भी उसको उस तरह छोड़ नहीं पाएंगे। रिजीम चेंज हुई नहीं है। इसराइल देखिए इज़ दी ओनली जू कंट्री इन द इंटायर वर्ल्ड
एंड दे कैन नॉट रिस्क देयर लाइफ, देयर एग्जिस्टेंस। खुद ईरान जब हमेशा से मानता रहा हो कि भाई इसको तो हमें मिटाना है, ये कैसे यहूदी देश यहाँ पे रह सकता है, यहूदी देश नहीं होना चाहिए। जो उस बिलीफ सिस्टम से ये मानते हैं कि यहूदी देश नहीं होना चाहिए, उन पे कैसे ट्रस्ट इज़राइल कर लेगा? ऐसे देश पे जिसका सोल पर्पस है एक डेटरेंस, कम से कम एक डेटरेंस पैदा करना, और फिर वो अपना जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसका यूज़ करेगा इज़राइल के खिलाफ, और इससे हैंडीकैप्ड हो जाएगा इज़राइल परमानेंटली। क्योंकि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ भी एक्ट करने से पहले उसे 50 बार सोचना पड़ेगा, जैसे इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट करने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है, बिकॉज दे हैव द न्यूक्स। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ज़रूर कि आपको कैसा लगा, मेरी बात ठीक लगी नहीं लगी, आपकी क्या राय है, ज़रूर लिखें, और ज़रूर इसके साथ एंगेज करें। आई होप आपने अभी तक इतनी दूर तक ये वीडियो देखी हो। थैंक यू।